हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। ये है चिल्ड्रन वीडियो नंबर 5। वीडियो नंबर 5 का पार्ट 5 कहेंगे और चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड। इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो लास्ट मेथड है जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है चिल्ड्रन, आप देख सकते हो बोर्ड में, मैंने एक्सपेंडिचर मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की ही हम लोग बात करेंगे। तो चिल्ड्रन इसका जो कंसेप्ट है एक्सपेंडिचर मेथड का, इसका कंसेप्ट चिल्ड्रन ये है कि एक इकॉनमी में एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड, गवर्नमेंट या और भी जो भी सेक्टर हैं उन सभी ने मिलकर एक अकाउंटिंग ईयर में कितना एक्सपेंडिचर किया है फाइनल गुड एंड सर्विसेज को परचेज करने में। ठीक है। और अगर हम और भी सिंपल वर्ड में हम कहें तो हम कहेंगे कि एक इकॉनमी में रहने वाले लोगों ने एक अकाउंटिंग ईयर में कितना एक्सपेंडिचर किया फाइनल गुड और सर्विसेज को खरीदने में, या उन्होंने एक्सपेंडिचर कितना किया। ठीक है ना। टोटल एक्सपेंडिचर को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक इकॉनमी में एक फिनेंशियल ईयर में लोगों ने मिलकर कितना एक्सपेंडिचर किया। तो यहाँ पर चलिए तीनों जाकर एक ही एग्रीगेट की बात करते हैं, चाहे वैल्यू एडेड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें, चाहे इनकम मेथड से और चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से। और ऐसा इसलिए क्योंकि फेजेज ऑफ प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जितनी इनकम जनरेट होती है उतनी डिस्ट्रीब्यूट होती है और उतनी ही इनकम का चिल्ड्रन लोग डिमांड करते हैं, यानी उतना ही लोग एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये तीनों बराबर है। तो वैल्यू एडेड मेथड में चिल्ड्रन हम लोगों ने देखा कि वैल्यू एडिशन कितना हुआ एक अकाउंटिंग ईयर में, और इनकम मेथड में हमने देखा कि एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी इनकम जनरेट हुई। और अब हम आज बात करने वाले हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर में लोगों ने कितना एक्सपेंडिचर किया फाइनल गुड और सर्विसेज को परचेज करने के लिए एक अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड नाम इसका, तो हम इसमें चिल्ड्रन एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको याद दिला दूं कि जब आप वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो आपको वहाँ पर मिलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। और जब आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं मिलता है, आपको मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और एक्सपेंडिचर मेथड में चलें जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो वैल्यू एडेड मेथड में और एक्सपेंडिचर मेथड में हमें सेम कंपोनेंट मिलता है जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और बाद में हम उसको नेशनल इनकम में चिल्ड्रन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले एक्सपेंडिचर मेथड की, तो हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। पहले मैं एक क्वेश्चन चिल्ड्रन बिल्कुल आपको शॉर्ट में लेकर बताता हूँ और फिर हम लोग इसके कंपोनेंट की बात करेंगे। तो इसमें चिल्ड्रन हम लोग लिखते हैं पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर हम लिखते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसके बाद हमारे पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बाद में इसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट। और जब हम इन 4 कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। तो ये आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ये हमें पता चलता है नेट एक्सपोर्ट कितना एक कंट्री ने किया है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं इसकी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसा कि चिल्ड्रन इसका नाम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो प्राइवेट में चिल्ड्रन सभी लोग आ जाते हैं, इंडिविजुअल आ जाते हैं, जैसे मैं और आप, सारे हाउस होल्ड हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसके कंपोनेंट है, सबसे पहले तो हम लिखते हैं इंडिविजुअल, ऑल द इंडिविजुअल्स आर इंक्लूडेड, फिर इसमें सारे हाउस होल्ड आ जाते हैं। ठीक है। और इसमें आ जाते हैं चिल्ड्रन नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, या इसमें सर्विंग हाउस होल्ड भी लिख सकते हैं, सर्विंग हाउस।
ये है चलिए इसमें 4 कंपोनेंट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंडिविजुअल कितना कंजम्पशन किया है, कितना एक्सपेंडिचर किया है फाइनल गुड एंड सर्विसेज में, और हाउस होल्ड ने कितना एक्सपेंडिचर किया है टू परचेज फाइनल गुड एंड सर्विसेज के लिए। उसके बाद चलिए नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन चलिए जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। सर्विंग सोसाइटीज यहाँ होना चाहिए था चिल्ड्रन, सर्विंग हाउस होल्ड लिख दिया मैंने, सर्विंग सोसाइटीज, ठीक है ना। तो ये 4 कंपोनेंट है चिल्ड्रन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसमें चिल्ड्रन यहाँ सर्विंग सोसाइटीज का मतलब जैसे टेम्पल के लिए और मॉस्क के लिए, गुरुद्वारा के लिए, आपने देखा होगा गुरुद्वारे में लोग लंगर वंगर चलाते हैं, लोगों को खाना वाना खिलाते हैं, मंदिर में भी दान पुण्य करते हैं, मस्जिदों में लोग गरीबों को कपड़े या और भी चीज़ें बांट के लोगों को की सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लोग काम करते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की चिल्ड्रन ये 3 कंपोनेंट हैं, और ये क्वेश्चन में आपको मोस्टली गिवन होता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग बात करेंगे चिल्ड्रन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। इसकी जो सेकेंड कंपोनेंट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हमारा सेकेंड कंपोनेंट है। तो इसमें चलिए हम पूरा गवर्नमेंट के को कंसिडर करते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया है फाइनल गुड एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं एक्सपेंडिचर on expenditure on the purchase of final goods and services for defense personnel। ठीक है, गवर्नमेंट ने डिफेंस पर्सनल के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर किया है फाइनल गुड एंड सर्विसेज के लिए, वो सारा इसमें चलिए एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं, इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है फाइनल गुड एंड सर्विसेज को परचेज करने में डिफेंस पर्सनल के लिए, या गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ये सारा चीज़ें हम एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन पब्लिक वेलफेयर, जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशन, जिसमें हम एजुकेशन और हेल्थ को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये चलिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर फाइनल गुड एंड सर्विसेज में डिफेंस पर्सनल के लिए, आपने देखा होगा इंडिया में हमारे पास इंडियन नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है। उसके बाद कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस है एंड कोर्ट्स हैं। तो गवर्नमेंट को इन सबको मेंटेन करने के लिए बहुत सारा जो फाइनल गुड एंड सर्विस खरीदना पड़ता है। पुलिस के लिए व्हीकल चाहिए, आर्मी के लिए व्हीकल चाहिए, फाइटर जेट प्लेन चाहिए, गोला बारूद, राइफल, बम, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को परचेज करना पड़ता है और इन लोगों को देना पड़ता है ताकि वो उसको यूटिलाइज करें और फोर्स हमारी स्ट्रॉन्ग बन सके। उसके बाद गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन पब्लिक वेलफेयर, गवर्नमेंट को फ्लाईओवर बनाना है, सड़क बनाना है, एजुकेशन भी देना है, हेल्थ पर गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना है। तो ये सारा जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का
हम इसमें इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट इन चीज़ों का चलो डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं करती है, बट पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है फाइनल गुड एंड सर्विसेज पर। तो उसके बाद चलिए हम आते हैं अगले कंपोनेंट पर। ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि चलिए इसका नाम से क्लियर हो रहा है कि कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ है एक इकोनॉमी में, एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इसमें सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद हम इसमें इंक्लूड करते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड, ठीक है। या इसको हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन कर सकते, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कह सकते हो आप, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। उसके बाद चलिए इसमें आता है गवर्नमेंट का पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट कह सकते हो आप, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये चलिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कंपोनेंट। और लास्ट में हमारे पास चलिए इसमें आता है चेंज इन स्टॉक, जिसको हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये चलिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 4 कंपोनेंट। सबसे पहले आपको देखना है तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। ये बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट चलिए जितने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप हैं या बिजनेसमैन है उन लोगों ने कितना फिक्स इन्वेस्टमेंट किया है, यानी मशीन खरीदी है या फिर नई बिल्डिंग खरीदी है, जो भी फिक्स इन्वेस्टमेंट है वो इंक्लूड करते हैं। उसके बाद इसमें हम इंक्लूड करते चले कि जो भी हाउस होल्ड है उन लोगों ने कितना फिक्स इन्वेस्टमेंट किया है। और खासकर इसमें हम चले अगर हाउस होल्ड ने कोई घर बनाया, कोई बिल्डिंग खरीद ली है, कोई कंस्ट्रक्शन किया है, कोई फ्लैट वगैरह में, तो वो इसमें इंक्लूड करते हैं। उसके बाद चलिए इसमें आता है गवर्नमेंट का, इसलिए हमने इसमें लिखा है पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने कितनी नई रेलवे लाइन बिछाई है, कितनी नई ट्रेन चलाई है, कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने सड़क बनाए, कितने फ्लाईओवर, डैम्स, ब्रिज, है ना, रोड, ये सब इसमें इंक्लूड करते हैं। लास्ट में चलिए हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं चेंज इन स्टॉक, जिसको हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आई होप चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये कंपोनेंट आपको क्वेश्चन में ढूंढना पड़ता है, कभी कभी गिवन भी होता है, कभी कभी गिवन नहीं होता है। और लास्ट में चलिए हमारे पास आता है एनएक्स, जो हमें शॉर्ट में लिखा है, इसको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट को चलिए हम लिखते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। शॉर्ट में इसको लिखते हैं नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। कितना हमने एक्सपोर्ट किया उसमें जो भी हमने इंपोर्ट किया वो माइनस कर देते हैं, हमें नेट एक्सपोर्ट मिल जाता है। और जब इन चारों कंपोनेंट को चलिए हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एट मार्केट प्राइस को आप नेशनल इनकम, ये हमारा नेशनल इनकम है, यह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। इसको हम नेशनल इनकम में बहुत ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रॉस को नेट में ले जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दीजिए, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप माइनस कर देंगे, आपको ये क्वेश्चन में मिल जाएगा। एक बात और चलिए ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। लेकिन होता क्या चलिए कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन न देकर वहाँ पर क्या गिवन होता है, वहाँ पर गिवन होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है चलिए। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये है कि इसमें हमने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड किया हुआ है पहले से। और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर लिखा है चलिए तो इसका मतलब किसमें से हमने डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है
कि अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर ग्रॉस में देकर ये दिया हुआ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और बाद में नेट एक्सपोर्ट, तो आपको फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना। क्योंकि जब इसमें से हमने ग्रॉस डेप्रिसिएशन को पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो हमें ग्रॉस में मिलकर हमें मिलेगा नेट। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत गलतियाँ स्टूडेंट मोस्टली करते हैं। और कभी कभी किसी क्वेश्चन में चलिए क्या होता है कि हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हुआ है और फिर हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है, लेकिन हमें डेप्रिसिएशन उस क्वेश्चन में चिल्ड्रन गिवन नहीं होता है। तो इसमें भी चिल्ड्रन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है और डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है और आपको डेप्रिसिएशन की जरूरत है, तो आप डेप्रिसिएशन को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन इक्वल टू हो जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो डेप्रिसिएशन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है। तो जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन चिल्ड्रन पता चल जाएगा। तो ये था चिल्ड्रन एक्सपेंडिचर मेथड। हमने एक एक करके आपसे तीनों मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना हमने आपको बता दिया। आई होप को आपको ये समझ में आया भी होगा। हालांकि चिल्ड्रन मुझे लगता है और मुझे विश्वास है कि इतनी आसानी से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में, ये सारे मेथड समझ में नहीं आए। तो आने वाले दिनों में चिल्ड्रन हम लोग अगले वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम आपसे और इन मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम और कम हो जाएगी। और एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड के प्रिकॉशंस भी हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए, तो इसके बाद वाले वीडियो में चिल्ड्रन हम प्रिकॉशंस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो प्रिकॉशन है जो हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में ध्यान रखने चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आने वाले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में बात करेंगे, जीडीपी और वेलफेयर के बारे में भी बात करेंगे और जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में भी बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।